आज की पुरस्कार कहानी एक सच्ची कहानी है। जिसके साथ ये कहानी भी थी उसी की ज़बानी सुनते हैं। एहसन अली की छठी सालगिरह जैसे जैसे करीब आ रही थी वैसे वैसे अमजद अली का दिल डूबता जा रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि 11 अक्टूबर का दिन कैलेंडर से निकाल दे या फिर कोई ऐसी जादू की छड़ी हाथ लग जाए जिसको घुमाते ही 10 से 12 अक्टूबर का दिन आ जाए। मगर कानून फितरत कैसे बदल सकता है। 10 के बाद 11 तारीख ही आती थी। बाबा जानी जिंदगी बख्श आवाज़ इसे सोचों के गहरे पाताल से निकाल लाई। मगर यह जिंदगी बख्श आवाज़ इसे कब तक जिंदगी बख्शेगी। 11 अक्टूबर में अब दिन ही कितने रह गए थे। जी बाबा की जान, इसने एहसन को अपने साथ लगाते हुए कहा। बाबा जानी, अपनी बर्थडे पर मैंने इतनी बड़ी गाड़ी लेनी है। मासूम एहसन ने अपने हाथों को हतौल इम्कान फैलाते हुए कहा। अमजद अली की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं और बेटे को गोद में बिठाते हुए बोला, ज़रूर बेटा, जैसी कार आप पसंद करोगे वही ले कर दूंगा। सच बाबा जानी? इसकी रोशन आंखें खुशियों से भर गई थी। इसने बेटे के गाल चूमे बड़ी अकीदत, मोहब्बत और एहतराम से। ऐसा करते हैं कि अभी चलते हैं। वो बहुत ही अच्छी तरह जानता था बेटे की यह सालगिरह वो कभी नहीं मना पाएगा, इसलिए इसकी खुशियों के लिए वो जितना कर सकता था करना चाहता था। एहसन की छोटी छोटी खुशियाँ इसके लिए ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशियाँ थी। अभी? एहसन ने हैरानी से कहा। हाँ अभी। चलो जल्दी से अपनी मामा को बुलाओ, हम तीनों इकट्ठे चलते हैं। ठीक है बाबा जानी। और वो हंसता खेलता अपनी माँ को बुलाने चला गया। अमजद अली की आंखों से आंसू ढलकने लगे और वो बच्चों की तरह बलक बलक कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दे भैया जी, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता भैया जी, मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ, शैतान के बहकावे में आ गया था। हमारे गुनाहों को तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है भैया जी, आप भी मुझे माफ़ कर दें। इस दुख को सहारने की अब मुझे में हिम्मत नहीं है। इसकी आंखों से भरी निगाहें कमरे के एक मसरूद गोशे की तरफ लपकी और यूँ लग रहा था जैसे वो सामने खड़े किसी वजूद से बात कर रहा हो, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। छम छम छम, शायद कोई पाजेब सी बजी थी। अमजद अली ने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर अपने 2 गधों के सिवा वहाँ कोई ज़ीरूह मौजूद ना था। वो इसी सहराई इलाके में मिट्टी इकट्ठी करने आया था और मिट्टी को गूंदकर बर्तन बनाया करता था। इसके हाथ के बने बर्तनों की दूर दूर तक धूम थी। ख़ास तौर पर इसका बड़ा भाई अकरम अली तो ऐसा फनकार आदमी था कि इसके हाथ के बने बर्तन लोग महंगे दामों खरीदने को भी तैयार हो जाते थे। मट्टी लेने को वो अक्सर इस इलाके में आया करते थे। कभी अकरम अली आता तो कभी अमजद अली, और कभी कभार दोनों भी आ जाया करते। छम छम की आवाज़ वो बहुत दिनों से सुन रहा था और खौफजदा भी हो गया था। इसका इरादा था कि आज के बाद वो इस इलाके में नहीं आएगा। खुदा जाने कोई हसेब था या बदरू। अगर कहीं वो बदरू या चुड़ैल इसकी जान ले ले तो। आगे का वो सोचकर ही कांप गया और जल्दी से मिट्टी थैलों में भरने लगा। छम छम की आवाज़ कभी दाएं तरफ से आती तो कभी बाएं तरफ से। वो खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखते हुए थैलों में मिट्टी डालने लगा। छम 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 की आवाज़ फिर आई। कक कक, कौन हो तुम, सामने आओ। साथ ही वो इधर उधर भी देख रहा था कि कोई बदरू या चुड़ैल इस पर हमला न कर दे। छम छम छम, एक इंतहाई खूबसूरत औरत इसके पीछे से निकलकर सामने आ गई। सुर्ख कीमती लिबास में मलबूस वो औरत सोने के जेवरात से लदी बंधी थी। डर रहे हो मुझसे? खनखनाते जेवरात के साथ इसकी आवाज़ भी खनखना रही थी। डरो मत, मैं माया हूँ। माया? कौन माया? माया जिसे तुम लोग दौलत कहते हो। दौलत चाहिए तुम्हें? इसने खनखनाते लहजे में पूछा। दौलत? इसकी आंखें चमकी। किसे नहीं चाहिए होती है दौलत? वो छोटा सा थैला देख रहे हो ना, इसके अंदर दौलत दफन है। चाहिए तुम्हें? हाँ क्यों नहीं, और इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? इसने बड़ी अदा से पूछा। मेरे पास तो तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, अमजद अली मायूसी से बोला। मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम देने की हामी तो भरो। इसने गोया तरगीब दी। भेंट, मुझे भेंट चाहिए। भेंट? अमजद अली ने नासमझी के आलम में दोहराया। वो क्या होती है? तुम लोग इसे कुर्बानी बोलते हो। मुझे खून चाहिए, कुर्बानी का खून। हाँ ठीक है, मैं कल एक बकरा ले आऊँगा और तुम्हारे पास कुर्बान कर दूंगा, अमजद अली ने भोलेपन से कहा। हा हा हा, वो गोया किसी लतीफ़े पर हंसी थी। अरे बुद्धू, मुझे बकरी की कुर्बानी नहीं चाहिए, इंसान की कुर्बानी चाहिए। इंसान की? इसकी हवाइयाँ उड़ी। हाँ,
और वो भी तुम्हारे भाई की। वो पलौटी की औलाद है और इसकी पैदाइश पूर्णमासी की रात हुई थी। मुझे इसकी भेंट चाहिए, मंजूर है तो बोलो। वो भैया जी की कुर्बानी? नामुमकिन, कभी नहीं। पता नहीं इसने अपने आप से कहा था या वो माया से कह रहा था। सोच लो। बहरहाल तुम्हारे पास 3 दिन है। चौथे दिन सूरज तुलू होने से पहले पहले। छम 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 पाजेब बजने की आवाज़ आ रही थी, मगर वो कहीं नहीं थी। वो होंकों की तरह इधर उधर देख रहा था। पता नहीं यह सब इसका वहम था या फिर इसने कोई ख्वाब देखा था। घर आकर वो खोया खोया सा था। दिल भाई की मोहब्बत में खींचा जा रहा था तो दिमाग दौलत की तरगीब दिए जा रहा था। भैया जी से इसे बहुत मोहब्बत थी। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर जीते थे, मगर दौलत भी तो वक्त की ज़रूरत थी। आखिर वो कब तक बर्तन बना बना कर गुजारा करेगा? कल कला को इसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो वो भी इसकी तरह तमाम उम्र बर्तन बना बना कर और सिसक कर जिंदगी गुजारेंगे। दिलो दिमाग की जंग ने इसे निढाल कर दिया था, मगर फिर भी वो इस जगह जाना चाहता था। वो ये जानना चाहता था कि ये सब इसका वहम था या फिर वो माया वाकई एक हकीकत थी। और यह हकीकत ही थी। गधों पर मिट्टी लाते हुए, गधों को हंकारते हुए इसे हर तरफ से छम छम की आवाज़ें आती रहीं। गोया ये इसका वहम नहीं था। दूसरे दिन वो वहाँ नहीं जा सका। तीसरे दिन भैया जी इसके साथ जाने पर तैयार हो गए। अमजद अली मिट्टी सही नहीं ला रहा था, इसलिए भैया जी इसकी रहनुमाई के लिए साथ चले आए थे। अमजद अली का दिल धक धक कर रहा था। दिलो दिमाग में जंग अब भी जारी थी। भैया जी के साथ आने से इस जंग में शिद्दत आ गई थी। अगर वो साथ ना आते तो शायद जंग खत्म हो जाती, मगर शायद अल्लाह पाक को इसकी आजमाइश मकसूद थी। भैया जी मिट्टी की क्या खसूसियात बता रहे थे, इससे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इससे तो हर तरफ छम छम की आवाज़ें आ रही थी। 2-1 मरतबा तो जेवरात खंगारती माया भी नजर आई, मगर वो सिर्फ नजर कर गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, अमजद अली का कंधा भैया जी से टकराया और भैया जी अपना तवाज़न बरकरार ना रख सके। वो दोनों इस वक्त एक ऊंचे टेले पर खड़े थे। नीचे पड़े नोकीले टेलों पर भैया जी इतने बुरे तरीके से गिरे कि इनका सर फट गया और वो चंद लम्हों में ही ख़त्म हो गए। इनके मरने की देर थी कि न जाने कहाँ से शेरों के हिसाब से सिक्के और जेवरात नामुदार हुए। अमजद अली ने सबसे पहले तो सारा खजाना बोरियों में भरकर गधों पर लादा। फिर भैया जी की लाश को गधे पर रखकर रोता पीटता गांव आ गया। लोगों को इसने यही बताया कि भैया जी टेले से फिसल कर गिर पड़े और पत्थरों से टकराकर इनकी मौत वाक़िया हो गई। और शायद हकीकत भी यही थी। भैया जी के बाद गांव में अब इसका रह कौन गया था? फिर वैसे भी इतनी सारी दौलत के साथ इसने गांव में थोड़ी रहना था। सो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो बहावलपुर चला आया। बेइंतहा दौलत के साथ कारोबार शुरू करने में कोई रुकावट नहीं थी। बहुत थोड़े अरसे में इसने कारोबार की दुनिया में अपने कदम जमा लिए। शादी तो जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। सो कारोबारी हिस्से में अपने एक दोस्त की बहन को अपनी दुल्हन बनाकर अपने महल को आबाद करने ले आया। जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी इसने कभी सोचा भी नहीं था। कभी कभार भैया जी की याद इसके दिल में चुटकियाँ लेती तो वह इन्हें झटक देता। जिंदगी अब आगे ही बढ़नी थी और भैया जी तो बहुत पीछे रह गए थे। सो इन्हें याद करने का क्या फ़ायदा। हाँ, अलबत्ता वो कभी कभार भैया जी के लिए ख़त्म दिलाकर खाना गरीबों में ज़रूर बांट दिया करता था। बाबर अली पैदा हुआ तो इसकी खुशियों का कोई ठिकाना न था। जिंदगी अब मुकम्मल हो गई थी, इसे और क्या चाहिए था। बाबर अली के 2.5 साल बाद आसिम अली ने आकर इसकी खुशियों को 4 चांद लगा दिए। जिंदगी से इसे अब और कुछ नहीं चाहिए था। इसके बच्चे पढ़ लिख कर अपनी मंजिलों तक पहुंच जाए तो इसकी ज़िंदगी का मकसद गोया पूरा हो जाता। पहला बेटा होने के नाते बाबर अली अमजद अली को ज़्यादा ही प्यारा था। इसकी 6ठी सालगिरह करीब आ रही थी और वो अपनी बीवी के साथ मिलकर इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाने का प्लान बना रहा था। सब तैयारियां मुकम्मल थीं। सालगिरह के खूबसूरत कार्ड बांटे जा चुके थे। लान की डेकोरेशन मुकम्मल थी। 15 पाउंड का केक ऑर्डर किया जा चुका था कि सालगिरह से एक दिन पहले बाबर अली को डायरिया हो गया और शिद्दत के साथ हमला हुआ। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बावजूद एन अपनी सालगिरह की सुबह वो इस जहां फानी से मुंह मोड़ गया। अमजद अली और इसकी बीवी गोया पागल से हो गए। पहली औलाद और वो भी बेटा, इसका जितना गम मनाते कम था। मगर वक्त सबसे बड़ा मरहम है। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें भी सब्र आता गया। फिर अहमद अली और आसिम अली ने इनकी तवज्जो खींच ली। अल्लाह पाक ने बाबर अली की जगह एहसन अली को इन लोगों के पास भेज दिया। नया खिलौना पाकर वो बहल गए। अहमद अली की 6ठी सालगिरह करीब आने लगी तो अमजद अली को खौफ सा महसूस होने लगा, जैसे कोई अनहोनी होने जा रही है। शायद ये
बाबर के अचानक चले जाने की वजह से खौफ महसूस हो रहा है। इसने सोचा कि कहीं अहमद को भी कुछ हो न जाए। सोचें बिला रोक टोक इसके जहन में कब्जा जमाई जा रही थी। वो भी तो 6 साल का होने लगा है और अमजद का खौफ बजा था। एन अपनी सालगिरह के दिन खेलते हुए वो पत्थरों पर गिरा तो उठ ना सका। अमजद अली की जिंदगी से खुशियां अब रूठने लगी थी। जिंदगी की खूबसूरती मांद पड़ने लगी थी। 2 बेटे गवाकर वो मुरझा सा गया था। इसे अब खौफ महसूस होने लगा था। दोनों बच्चे अपनी 6ठी सालगिरह वाले दिन दुनिया से रुखसत हुए थे। इसमें क्या राज था, इसकी समझ से बाहर था। बाकी दोनों बेटों के मामले में अब वो मोहताज हो गया था, मगर होनी को कौन टाल सकता था। लाख एहतियात के बावजूद, हरदम इसके साथ रहने के बावजूद, आसिम अली इसके हाथों में अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। और ये इसकी 6ठी सालगिरह थी। वो तो पागल हो गया। क्या गलती हुई है इससे? इसकी औलाद 6 साल से ज्यादा क्यों नहीं जी पाती? क्या गुनाह किया है इसने जिसकी इतनी बड़ी सजा भुगत रहा है? ये आसिम अली की मौत का 3रा दिन था। वो गम से निढाल अपने कमरे में पड़ा बेटों का सोग मना रहा था। इसकी बीवी एहसन के साथ दूसरे कमरे में थी जब एक ससराती आवाज पर अमजद अली चौंक उठा। अमजद अली ने इधर उधर देखा मगर वहां कोई नहीं था। कक कौन? अमजद अली। साथ ही एक शबिया भी वाजा हुई। भैया जी, इसी दौलत के लिए मारा था ना तुमने मुझे? भैया जी के वजूद से सरसराती हुई आवाज निकली। मम्म मैंने नहीं मारा था आपको। अमजद अली ने अपनी सफाई पेश की। ये तुम अपने आप से पूछो कि तुमने मुझे मारा था या नहीं। भैया जी ने उंगली से इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। मिल गई दौलत तुम्हें, यही चाहिए था ना तुम्हें? मगर औलाद की दौलत तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। अपनी सारी दौलत देकर भी तुम औलाद की दौलत नहीं पा सकते। तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का साथ सिर्फ 6 बरस तक का होगा। और ये मेरा नहीं, कुदरत का फैसला है। कानून कुदरत है ये। भैया जी, अमजद अली चिल्लाया, मगर वहां कोई नहीं था। बहावलपुर की गलियों में आज भी एक पागल आदमी फिरता है जो सिर्फ एक ही लफ्ज बोलता है, भैया जी। कोई इसे खाना दे देता है तो खा लेता, वरना कहीं कहीं दिन तक भूखा रहता है। मगर इसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती। जिस दौलत की खातिर इसने भाई की जान ली थी वो भी कब का मुंह मोड़ चुकी थी इससे। अब सिर्फ अमजद अली है और इसकी आवाज़, भैया जी। आज की सच्ची डरावनी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। किसी और पुरस्कार कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।